Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss the antibiotics which act on cell wall synthesis. So how the antibiotics inhibit any microorganism, any bacteria, any bacteria from growing by inhibiting their cell wall synthesis. So let's discuss this today. So cell wall synthesis inhibitors. आज के लेक्चर में हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक पढ़ चुके हैं। सो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पेनिसिलिन्स, इसमें सबसे पहले जो ट्रू एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो थी पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन जो है ये वो एंटीबायोटिक है जिसके जो स्ट्रेन्स हैं ये कॉमन मोल्ड से यानी कि फंजाई से जो है ये डिराइव किए गए हैं, उससे ये बनाए गए हैं। जितने भी पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन है इनमें होता है मेन बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग जो है ये 4 रिंग से बन के बना होता है जिसे हम जिन एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग होता है उन्हें हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सो यहाँ पे पेनिसिलिन दिखाया गया है, ये बीटा लैक्टम रिंग है एंड सेफेलोस्पोरिन। सो इसमें ये 4 फ्यूजन होती है बीटा लैक्टम रिंग की। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से ये बाइंड होता है। सो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं जिसे हम पीबीपीज कहते हैं। सो ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है यहाँ पे जो रेड वाला मार्क किया गया है ये है एलेनिन और जो ब्लू वाला है वो है ग्लूटामीन एंड देन लाइसिन। सो अब ये जो है फर्स्ट एलेनिन के साथ बाइंड हो जाता है एंड देन ये लाइसिन के साथ बाइंड होता है एंड इन दोनों के और ये जो नैम एंड नैग है ये एक्चुअली जो है सेल वॉल है बैक्टीरिया का। सेल वॉल बैक्टीरिया का किस तरह बना होता है कि एक नैम होता है, एक नैग होता है, एक नैम होता है, एक नैग होता है, एक नैम होता है, यहाँ पे इस तरह से अरेंज होती है। साथ में यहाँ पे जो है चेन होती है अमाइनो एसिड्स की और ये जो पीबीपीज हैं यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाती है ताकि फर्दर जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकिन चेन जो है ये बन सके। इन दोनों को कैसे जोड़ती है कि फर्स्ट वाली का लाइसिन हो जाएगा, दूसरी वाली का एलेनिन हो जाता है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना लेती है। इस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर ग्रो करती है बैक्टीरिया में। सो पेनिसिलिन जो है ट्रू एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 क्लासेस हैं पेनिसिलिन की, ये आप लोग ने याद रखने हैं कि 4 क्लासेस हैं पेनिसिलिन की। पहला है नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन में जो पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी है। सो इसमें पेनिसिलिन जी जो है एंड पेनिसिलिन वी ये दोनों नेचुरल पेनिसिलिन हैं। पेनिसिलिन जी को बेसिकली हम ये मोर नेचुरल होती है। पेनिसिलिन जी जो है ये नेचुरल पेनिसिलिन है एंड पेनिसिलिन जी जो है ये आईवी फॉर्म में होती है, ये आईवी फॉर्म में होती है एंड पेनिसिलिन वी जो है ये ओरल फॉर्म में होती है, ये आईवी में नहीं होती, ये ओरल फॉर्म में होती है। ओके ये ओरल फॉर्म में होती है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी जो है ये पेनिसिलिन जी से डिराइव्ड होकर बनती है। सो मोर नेचुरल पेनिसिलिन इज पेनिसिलिन जी। फिर इसके बाद है अमाइनो पेनिसिलिन और दोनों जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नेचुरल पेनिसिलिन एंड देन अमाइनो पेनिसिलिन जो है इसमें अमाइनो एसिड का कुछ एडिशन होगा जिसमें है एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। फिर है एंटीसेफेलोकोकल जो है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि वो पेनिसिलिन जो कि रेजिस्ट कर जाती हैं यानी कि रेजिस्टेंट पैदा हो जाती हैं उनके लिए पेनिसिलिनेज जो है ये इंजाइम है जो कि रिलीज होता है बाय बैक्टीरिया के जो कि रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट पेनिसिलिन के कुछ एंटीबायोटिक्स के, तो इसे फिर हम एंटीसेफेलोकोकल देते हैं। इसमें आता है क्लॉक्सिसिलिन एंड डिक्लॉक्सिलिन, ये आप लोगों ने नेम्स याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए। एंटीसुटोमोनल जो है इसमें है कार्बोक्सीपेनिसिलिन एंड यूरिडोपेनिसिलिन। इसमें आती है कॉम्बिनेशन में आता है टिक्रासिलिन एंड क्लावनेट, पिप्रसिलिन एंड टाजोपैक्टम। एंड एंटीसुडोमोनल वाले जो है ये ज़्यादातर हम बैड सोर्स के केसेस में देते हैं, उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें एक एमोक्सिसिलिन और एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर जो है इसको मिला देते हैं। इसमें जो एक वो है कि
ऑगमेंटिन का नाम आपने सुना होगा। ऑगमेंटिन जो एंटीबायोटिक है, तो ये दो तरह की एंटीबायोटिक से मिलके कॉम्बिनेशन से हम देते हैं, एक एमोक्सिसिलिन और एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर जो है, यानी कि ये एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर हम ले लेते हैं। फ्लॉक्सिसिलिन हो गया, डिक्लोजिलिन हो गया, और इससे मिलकर फिर एक ऑगमेंटिन बनती है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन का क्या मैकेनिज्म ऑप्शन है, किस तरह से सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। सेल वॉल की जो सिंथेसिस है बैक्टीरिया में, ये डिपेंड करती है उसके एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज पे, और ट्रांसपेप्टाइडेज को हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि पीबीपीज भी कहते हैं। ये एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को ग्रो करने में हेल्प करता है। एंजाइम जो है ये क्रॉस लिंक करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन को, ताकि ये रिजिड सेल वॉल बना सके। जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो नैम और नैग वाला जो बन रहा था, तो ये उन दोनों के दरमियान को जोड़ देता है, यानी कि उनके दरमियान बॉन्ड बना देता है, पीबीपीज या ट्रांसपेप्टाइडेज। पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन जो है इस ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देते हैं और बैक्टीरिया की सेल वॉल को मजीद पेप्टाइडोग्लाइकेन को ग्रो होने नहीं देते। फिर है कि दे आर एक्टिव अगेंस्ट इनएक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म लीकिंग ऑफ सेल वॉल। लेकिन पेनिसिलिन जो है ये उन ऑर्गेनिज्म यानी कि उन बैक्टीरियाज के लिए जो है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फिर उन पे काम नहीं करते, उनके लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उन पे ये एक्टिव एक्शन शो नहीं कर सकते जिनमें सेल वॉल ना हो, बिकॉज ये तो है ही सेल वॉल इनहिबिटर। अगर सेल वॉल नहीं होगा किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तो उसे अगर हम पेनिसिलिन दे दें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि माइकोबैक्टीरिया, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, प्रोटोजोआस, फंजाइन, वायरसेस वगैरह हो गए, तो इन पे पेनिसिलिन जो है वो कोई भी काम थेरेप्यूटिक एक्शन शो नहीं कर सकता। फिर है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन जो है ये क्या है, इसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं और इसमें मोस्टली जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं डिग्रेडेटिव एंजाइम्स कॉल्ड ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन, ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिकली खुद को, एंड लाइसिन जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोलाइसिन एक डिग्रेडेटिव एंजाइम है जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है। पेनिसिलिन is the result of both inhibition of cell wall cell and destruction of existing cell wall by autolysin. अब पेनिसिलिन जो है उसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट किस तरह शो होता है कि इसमें वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट भी कर लेता है और डिस्ट्रक्शन करता है जो एग्जिस्टिंग सेल वॉल होता है, यानी कि जो सेल वॉल बन चुका है। फर्दर तो उसकी अब फॉर्मेशन होने को नहीं दे रहा, इनहिबिट कर लिया, लेकिन जो बन चुका है ऑलरेडी, तो ये ऑटोलाइसिन रिलीज करता है ताकि ये जो ऑलरेडी बना हुआ है ये भी डिस्ट्रक्ट हो जाए, खत्म हो जाए। इन जनरल ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें सेल वॉल होता है जो कि इजीली, जो कि पेनिसिलिन जो है इजीली वहां पे पहुंच जाता है अपने टारगेट तक। किस वजह से कि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव वाटर फील्ड चैनल कॉल्ड, अच्छा, जनरली क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनमें जो सेल वॉल होता है ये पेनिसिलिन इजीली चला जाता है, इसे टारगेट कर लेता है। ग्राम नेगेटिव जो है इसमें इजीली नहीं जा सकता, बल्कि ग्राम नेगेटिव जो होता है क्योंकि उसके ऊपर जो है लिपोपोलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन होती है तो वो उसे क्रॉस नहीं कर सकता। ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वाटर फील्ड चैनल्स बने होते हैं, जिसे हम पोरेंस कहते हैं। पोरेंस कहते हैं, वाटर फील्ड चैनल्स होते हैं, पोरेंस जिसे हम कहते हैं। ये वहां से फिर ड्रग की एंट्री होती है, यानी कि अगर हमारे पास ये जो है अगर सेल वॉल है, यानी कि अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया है और इसकी यहाँ पे जो है ये चैनल्स बने होते हैं कुछ इस तरह से, और इससे ड्रग जो है वो एंट्री करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव, यानी कि वो ड्रग जो कि ग्राम नेगेटिव पे एक्ट करती है वो ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव पे भी एक्ट करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव के लिए बनी हो वो ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट करे। फिर है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस कैसे पैदा हो गई। पेनिसिलिन जो है ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है बाय बीटा लैक्टामेज पेनिसिलिनेज से। अब बीटा लैक्टामेज क्या है, बीटा लैक्टामेज जो है ये एक्चुअली एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक पे को रेसिस्ट करने के लिए। पेनिसिलिन जो है इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है और
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम रिलीज कर देता है। तो ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम जाके पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। फिर है एंटीसेफेलोकोकल पेनिसिलिन, जिसमें मिथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सीसिलिन एंड डिक्लोक्सिलिन आता है। ये बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, यानी कि वो पेनिसिलिन है जो कि बीटा लैक्टम पे को बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, इस पे रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। इसीलिए हम ये पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग सेफेलोकोकाई इन्फेक्शन में देते हैं। क्लावेनिक एसिड, सल्बेक्टम, टाजोबेक्टम जो है ये बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है, ये भी आपने याद रखनी है। एंड एंटीजुडोमोनल पेनिसिलिन जो है जैसे कि पिप्रासिलिन, टिक्रासिलिन, ये एंटीजुडोमोनल पेनिसिलिन है क्योंकि ये जुडोमोनास एरोजेनस पे स्पेसिफिकली एक्ट करती हैं। थेराप्यूटिकली हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं? बैक्टीरियल जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं सिर्फ वो जो कि सेल वॉल कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। फेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स को कहते हैं। साइनोसाइटिस, जब साइनसेस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ओटाइटिस मीडिया जो है मिडल ईयर इन्फेक्शन को कहते हैं। एंड सेलुलाइटिस हो जाता है जो कि स्किन इन्फेक्शन होता है। सिफिल्स में हम देते हैं। सिफिल्स जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि ट्रैपोनिमा पैलिडियम से जो है वो कॉज्ड होती है। डिफ्थीरिया जो है ये कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया से कॉज्ड होती है। इसमें जो है ये बेसिकली कफ की एक टाइप है। इसमें वाइट मेम्ब्रेन बन जाती है अराउंड द थ्रोट। फिर है एडवर्स रिएक्शंस। अब पेनिसिलिन से कौन कौन से एडवर्स रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं? स्किन रैशेस एंड यूर्टिकेरिया। स्किन रैशेस एंड यूर्टिकेरिया, यूर्टिकेरिया जो है ये हम कहते हैं जब एलर्जी हो जाती है, यानी कि ये स्किन रैशेस की तरह टाइप है, एडेमा हो जाता है स्किन में के नीचे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं पेनिसिलिन से। अप्रॉक्सीमेटली 5% पेशेंट को रिएक्शंस होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के, जिसमें रैशेस हो सकते हैं, एंजियो एडेमा हो सकता है, यानी कि स्किन के नीचे एडेमा हो जाता है। स्वेलिंग होती है लिप्स एंड टंग्स की। एनाफिलैक्सिस हो सकता है जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। क्रॉस एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। क्रॉस एलर्जिक रिएक्शंस हम किसे कहते हैं? एक होता है क्रॉस एलर्जी एंड एक होता है क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी। क्रॉस एलर्जी, क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी एक ये, एंड एक क्रॉस एलर्जी होता है एंड दूसरा वर्ड जो है इसके लिए है क्रॉस रेजिस्टेंस होती है। एक क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी या क्रॉस एलर्जी होती है, एक क्रॉस रेजिस्टेंस होती है। क्रॉस हाइपर सेंसिटिविटी या क्रॉस एलर्जी का मतलब है कि एक क्लास जो है पेनिसिलिन की, जैसे कि अमाइनो पेनिसिलिन है, उसमें से अगर हमने एक क्लास एंटीबायोटिक दे दी, उस पर रेजिस्ट उसके लिए उस पर एलर्जिक रिएक्शन शो हो गया है, पेशेंट को एलर्जी हो गई है, सो उसी क्लास की दूसरी एंटीबायोटिक से भी एलर्जी होगी। इसे हम कहते हैं क्रॉस एलर्जी। हमने फिर क्लास चेंज करनी होगी एंटीबायोटिक्स की, उसी क्लास की दूसरी एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। और क्रॉस रेजिस्टेंट का मतलब है कि अगर एक क्लास की एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी कि उससे जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया जो है सर्वाइव कर रहा है, सो उसी क्लास की दूसरी एंटीबायोटिक जो है वो भी उस पर भी वो रेजिस्टेंस शो करेगा, हमने क्लास चेंज करनी होगी। फिर है डायरिया। डायरिया जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली जो है एंटीबायोटिक से होती है। इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है सेफालोस्पोरिन, सेकेंड क्लास है एंटीबायोटिक्स की सेल वॉल इनहिबिटर की। सेफालोस्पोरिन जो है ये बीटा लैक्टम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स है जो कि इनहिबिट करती है सेल वॉल को। एंड सेफालोस्पोरिन जो है ये फर्स्ट आइसोलेटेड की गई है फंगस से, सेफालोस्पोरियम एक्रोमिनियम से, फंगल का नाम है, इससे डिराइव की गई है बाय डॉक्टर इब्राहिम ने 1948 में इसे डिस्कवर्ड किया था। सेफालोस्पोरिन बेसिकली बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक है, यानी कि ये फुली किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थेराप्यूटिक डोजेस पे। इसका मोड ऑफ एक्शन पेनिसिलिन की ही तरह, यानी कि ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करता है। इसमें 4 जनरेशन एंटीबायोटिक्स की। फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स जो है ये इनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है। सेफालोस्पोरिन ड्रग जो है ये फर्स्ट जनरेशन मोसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए दी जाती है, जिसमें सेफालोकोका, स्ट्रेप्टोकोका आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन किस बैक्टीरिया को इनहिबिट करती है, सेकेंड, थर्ड, इस तरह। फिर है जिसमें ड्रग्स आते हैं सेफाजुलिन, सेफाड्रॉक्सिल, सेफ्रेडिन एंड सेफेलिक्सिन।
ये ड्रग्स आप लोग ने याद करना ज़रूरी है। सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक जो होती हैं, इनकी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे होती है, जैसे कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, एंटीरोबैक्टर एरोजीन्स हो गई, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन से ग्राम पॉजिटिव पे करते हैं, और सेकेंड जनरेशन का जो ग्राम पॉजिटिव पे स्पेक्ट्रम होता है वो कम होता है। इसमें आता है सेफामेंटोल, सेफोक्सिटीन, सेफाक्लोर एंड सेफोपोटोक्सीन। फिर है थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक। थर्ड जनरेशन वाइडली यूज की जाती है ज़्यादातर ऑपरेशंस में। थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन ड्रग ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये आ सकता है एमसीक्यूज में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है सेफालोस्पोरिन में कौन सा है, तो थर्ड जनरेशन है, एंड ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पे एक्ट करती है। इस वजह से इसमें ड्रग्स आती हैं सेफाटॉक्साइन, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफ्टिजिटीम एंड सेफिक्सीम। देन फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स जो हैं ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, और ये रेजिस्टेंट शो करती हैं टू बीटा लैक्टमेज। दे आर रेजिस्टेंट होते हैं टू बीटा, यानी कि उस पे ये जो है रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, बीटा लैक्टमेज की एक्टिविटी को जो है स्टॉप कर सकते हैं। इसमें एक ही ड्रग आती है सेफीपीएम। फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक जो है वो है सेफेट्रोलिन एंड सेफ्टोबिप्रोल। सेफेट्रोलिन एंड सेफ्टोबिप्रोल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एडवांस जनरेशन है सेफालोस्पोरिन की, और ये हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। ये कमर्शियली अवेलेबल है एज बीटा लैक्टम के इनहिबिटर के तौर पे। इन यूनाइटेड स्टेट में सिर्फ यही अवेलेबल है, और इनका ज़्यादातर जो एक्टिविटी होती है वो अगेंस्ट एमआरएसए होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट सेफालोकोकस ओरियस। ये एक्चुअली सेफालोकोकस ओरियस जब उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसे हम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट सेफालोकोकस ओरियस कहते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए दी जाता है, कॉम्प्लिकेटेड स्किन और स्किन इन्फेक्शंस के लिए दिया जाता है, और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनियाज के लिए दिया जाता है, यानी कि कम्युनिटी से जो इन्फेक्शन फैलते हैं। यूनिक स्ट्रक्चर जो है इसका, ये सेफेट्रोलिन जो है इसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये जो सेल वॉल है उसकी PB2A पे बाइंड हो जाता है। ये पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है उनके डिफरेंट नेम है। एमआरएसए मेथिसिलिन रेजिस्टेंस सेफालोकोकस ओरियस में ये PB2A पे बाइंड हो जाता है, और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया में ये PBP2X पे बाइंड हो जाता है। इंपॉर्टेंट अबाउट सेफालोस्पोरिन के बारे में क्या जानना जरूरी है। सेफालोस्पोरिन जो है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, और ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली पेंसिलिन ही की तरह है। फर्स्ट जनरेशन जो है इसकी वो सेफालोकोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है, ग्राम पॉजिटिव के। थर्ड जनरेशन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे एक्ट करती है, एंड मोस्टली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलस को। एंड सेफीपीएम जो है ये फोर्थ क्लास जनरेशन है सेफालोस्पोरिन की, और ये हम पैरेंटली आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। सेफेट्रोलिन फिफ्थ जनरेशन है एंटीबायोटिक की, और ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एमआरएसए के। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। दो बातें इसमें बहुत ज़रूरी है, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, डायरिया, ये मोस्ट कॉमनली जो है ये एडवर्स इफेक्ट्स में आता है। कोई भी एंटीबायोटिक है उसके एडवर्स इफेक्ट में ये वाली चीज़ ज़रूर आती है। पेशेंट जो है ये डायरिया होता है उन्हें एंटीबायोटिक की वजह से जो है जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं इंटेस्टाइनल, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, इनहिबिट करता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्रॉस एलर्जी हो सकती है सेफालोस्पोरिन से, एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी हम कहते हैं कि रिनल फंक्शन डैमेज हो सकता है इसकी वजह से, एंड ये बहुत कम होता है। फिर है कार्बापेनिम्स, थर्ड क्लास है सेल वॉल इनहिबिटर्स की। कार्बापेनिम जो है ये हाईली इफेक्टिव एंटीबायोटिक एजेंट्स है, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर हाई रिस्क बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के लिए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पर उसने रेजिस्टेंस शो कर लिया है, तो इसलिए हम इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के लिए देते हैं, यानी कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स से अब रेजिस्टेंस शो हो गया है, अब हम ये कार्बापेनिम देंगे, हाई रिस्क बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के लिए दिया जाता है। सेफालोस्पोरिन की तरह इसका मोड ऑफ एक्शन है ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करेगा, एंड ये these agent initially exhibit a broad spectrum activity होती है as compared to most cephalosporin penicillin के against. Furthermore, carbapenem जो है ये unaffected होता है by emerging antibiotic resistance even to other beta lactam, यानी कि बीटा लैक्टमेज जो है ये उसे इनहिबिट या इसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर सकती है। कार्बापेनिम्स को हम इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं,
यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं, यानी कि जो ठीक नहीं होते, बार बार हो जाते हैं, नमूनिया में हम देते हैं, एंड नमूनिया में देते हैं, एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस में देते हैं अगर इन्फेक्शन ब्लड तक चला गया है। साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं? नॉशिया, वॉमिटिंग एंड रैशेस जो है कॉमन साइड इफेक्ट है। रियली सीजर्स भी इससे हो सकते हैं, रिपोर्टेड हो गए हैं। फिर है मोनोबैक्टम्स। मोनोबैक्टम का नाम से ही पता चलता है, मोनोबैक्टम वो एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, मोनोसाइक्लिक होती है, एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। एक रिंग होती है बीटा लैक्टम की, ये दूसरे रिंग्स के साथ फ्यूज नहीं होती। मोनोबैक्टम जो है ये हम ये आपने याद रखना है कि हम एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए देते हैं, यानी कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। नेसेसिरिया एंड ज़ूडोमोनास। मोनोबैक्टम जो है ये इसीलिए हम सिर्फ एरोबिक ग्राम नेगेटिव में देते हैं क्योंकि इसे इन एंटीबायोटिक को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एंड सेल जो एनारोबिक होते हैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं होते, तो उनके लिए हम नहीं दे सकते हैं। एस्ट्रियोनेम जो है ये कमर्शियली अवेलेबल जो है एंटीबायोटिक है, मोनोबैक्टम है, और ये हम बोन इन्फेक्शंस के लिए देते हैं, एंडोमेट्रोसिस के लिए देते हैं। एंडोमेट्रोसिस हम कहते हैं जो यूरिनरी जो यूट्रस का इन्फेक्शन होता है, एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन होता है, उसमें हम देते हैं। एंडोमेट्रोसिस इन्फ्लेमेशन होती है एंडोमेट्रियम की, इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शंस में देते हैं। नमूनिया, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेप्सिस में देते हैं। सेप्सिस यानी कि ब्लड स्ट्रीम तक जो इन्फेक्शन चला जाता है, हाई रिस्क इन्फेक्शन में देते हैं। एडवर्स स्किन रैश एंड ओकेजनल एब्नॉर्मल लिवर फंक्शंस होते हैं, लिवर को डैमेज करता है। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक, ग्लाइकोपेप्टाइड की क्लास से बिलोंग करती है वैनकोमाइसिन। ये हमारी फोर्थ हो गई है सेलवॉल इनहिबिटर। वैनकोमाइसिन जो है ये वो क्लास है मेडिकेशन की जो है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? सेलवॉल को इनहिबिट करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, सिर्फ ग्राम नेगेटिव पे एक्ट नहीं करती। ये सेल वॉल जो है उसकी जो सेल वॉल चेन ग्रो कर रही होती है, उसके डी एला टर्मिनल के साथ बाइंड हो जाती है। डी एलेनाइल एंड डी एलेनिन जो अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स हैं जो ग्रो कर रही हैं सेल वॉल को बनाने में, उनमें बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिट हो जाता है और फर्दर एलोंगेशन नहीं होती और क्रॉस लिंकिंग नहीं होती पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की पीवीपी से। ये हम इंट्रावेनियसली देते हैं मोस्टली, और कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस में देते हैं, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में देते हैं, एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लेम्ड हार्ट में देते हैं, हार्ट डिजीज में देते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट को कहते हैं, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस में देते हैं। ये मेनिंजाइटिस में देते हैं, वो मेनिंजाइटिस जो कि मेथिसिनिन रेजिस्टेंट सेफालोकोकस ऑरियस की वजह से हुआ हो। साइड इफेक्ट इसके क्या है? इसके साइड इफेक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। पेन होता है इन द एरिया ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे पेन होता है, एंड एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है ये मेडिकेशन। ओकेजनली हियरिंग लॉस हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर और बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, यानी कि हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, अफेक्ट करता है इनर ईयर को, ऑडिटरी नर्व को, वेस्टिब्यूल कॉक्लिया को इफेक्ट कर सकता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, बिकॉज ये ड्रग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और अगर ये रिनल रूट से एक्सक्रीट होती है तो उसे भी डैमेज करती है। रेडमैन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन का जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है वो है रेडमैन सिंड्रोम हो सकता है। इसका ओल्ड नेम जो है इससे पहले कहा जाता था वैनकोमाइसिन इन्फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता था। ये एलर्जिक रिएक्शन होता है, जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसकी वजह से फेस पे, नेक पे और टॉर्सो पे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है ये इन्फेक्शन हो जाता है, इसे हम रेडमैन सिंड्रोम कहते हैं। एंड देन फोस्फोमाइसिन। फोस्फोमाइसिन क्या है? ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, लेकिन स्ट्रक्चरली केमिकली ये थोड़ी दूसरी एंटीबायोटिक से डिफरेंट होती है, सेल वॉल को इनहिबिट करती है। किस तरह से इनहिबिट करती है? फोस्फोइनोल पायरेट सिंथेज को इनहिबिट कर देती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बैक्टीरियासीटल इसका एक्शन होता है, यानी कि किल करती ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को, इंक्लूडिंग सेफालोकोकस ऑरियस। ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती हैं, यानी कि अगर हम इसे कॉम्बिनेशन में देंगे पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलॉन्स के साथ, तो इसका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली अच्छे से इफेक्टिव इफिकेसी के साथ ये अटैक कर सकती है। यूटीआई में हम देते हैं 3 सिंगल डोजेस, ओरली पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं,
ये अनचेंज एक्सक्रीटेड होता है यूरिन में 90 to 95%, यानी कि ये जो है वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इनकी मेटाबॉलिज्म इतनी नहीं होती। एडवर्स रिएक्शन है, जीआईडी डिस्ट्रेस होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड एस्थमा।